हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के बारे में। हमने ऑलरेडी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन पर वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के कॉजेज, उसके डिटेल्स, उसके ओवरव्यू और उसके ट्रीटमेंट पैटर्न्स पर हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस किए। आज सिर्फ माइल्ड पीएच पर बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। काफ़ी लोग के इको में रिपोर्ट होता है कि साहब मुझे इको में माइल्ड पीएच आया, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसमें सर्जरी लगेगी, क्या मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्या मुझे दवाई लेना चाहिए, क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए अलग से कोई दवा आती है, क्या क्या मुझे इसमें अभी फिर से रिपीट इवैल्यूएशन की कब से ज़रूरत पड़ेगी, आगे इसमें क्या स्ट्रैटेजीज होगी, इस बारे में काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। तो आज शॉर्ट में इसको डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे कि माइल्ड पीएच अगर किसी को इको में आ रहा है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उस तरह के पेशेंट को क्या करने की ज़रूरत है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाना। बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी एक कॉन्ड्यूट या ट्यूब है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में लेके जाती है। जब राइट वेंट्रिकल यानी राइट साइड का जो बड़ा चेम्बर है वो ब्लड को पुश करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ हार्ट को काम करना पड़ता है, राइट वेंट्रिकल को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जिस तरह से जब एओर्टा या मेन नली का प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को उसके खिलाफ काम करना पड़ता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा हार्ट को उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ब्लड को पुश करने के लिए। वही उसी का ही सिमिलर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है। जो एओर्टा का प्रेशर होता है, एओर्टा का प्रेशर हालांकि काफ़ी ज़्यादा होता है, 120-80 नॉर्मल में अपन मान के चलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है, 20-30 के आसपास ही रहता है मैक्स। लेकिन वो प्रेशर भी राइट वेंट्रिकल के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल कंपेरेटिवली बहुत थोड़ा वीक स्ट्रक्चर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में उसमें मसल टिश्यू काफ़ी कम होता है। तो ज़रा भी प्रेशर अगर राइट वेंट्रिकल का बढ़ता है तो राइट वेंट्रिकल को एक्स्ट्रा प्रेशर के खिलाफ जब काम करना पड़ता है तो वो फेल हो सकता है और व्यक्ति का जान का खतरा हो सकता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। यानी कि अगर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है तो हम उसको नहीं गिनेंगे, 20 से कम है तो नहीं गिनेंगे, 20 से 40 है तो माइल्ड, 40 से 60 है तो मॉडरेट, 60 से ज़्यादा है तो सिवियर। तो उस तरह से अगर किसी का पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बहुत कम है तो उसमें अपने को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर का मतलब है कि 20 से ज़्यादा अगर प्रेशर हो तो वैसे केसेस में ज़्यादातर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। इकोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट का सोनोग्राफी, उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व का रिकॉग्निशन का जेट कितना स्पीड से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि पल्मोनरी वाल्व का प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कितना है। जितना ज़्यादा प्रेशर होता है राइट वेंट्रिकल को उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके नॉर्मल कारण ज़्यादातर ये है कि अगर किसी को लंग का कोई बीमारी हो तो हो सकता है। किसी किसी केस में पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बिना कारण के भी हो सकता है, उसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यू या एंटीबॉडी रिलेटेड इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स में भी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ सकता है ज़्यादातर। लेकिन ये लंग डिजीज से रिलेटेड होता है कि लंग्स में लंग की कोई टिश्यू में अगर प्रेशर होता है तो ब्लड को उसके खिलाफ अगर जब ब्लड पुश करना होता है हार्ट को तो थोड़ा प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ज़्यादातर माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दवाओं का उतना कोई रोल नहीं है, वो दवाएं देने से उतना कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए उसमें अलग से कोई मेडिसिन करने का ज़रूरत नहीं है। सर्जरी का भी कोई रोल नहीं है कि अगर अनलेस कोई लंग में कोई ट्यूमर या कोई गठान या कोई ऐसा चीज़ है जिसके लिए स्पेसिफिक सर्जरी का ज़रूरत है तो ही उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन आएगा, नहीं तो सर्जरी का भी उसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जब तक पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर सीवियर रेंज में या मॉडरेट टू सीवियर रेंज में नहीं आ जाए तब तक हम मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते। जब तक सीवियर पीएच नहीं हो जाए, जब तक लंग्स में कोई क्लॉट या इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, एम्बोलिज्म वगैरह नहीं है, तब तक सर्जरी का भी इसमें कोई खास रोल नहीं है। माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में कुछ खास सिम्टम्स भी नहीं होते। पेशेंट को कोई चलने फिरने में सांस फूले, घबराहट, पसीना हो, इस तरह के भी सिम्टम्स अगर होते भी है तो वो ज़्यादातर लंग डिजीज से रिलेटेड ही होते हैं। अदरवाइज पेशेंट को ज़्यादातर इसमें कोई सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। कई बार रूटीन इको जब करते हैं तो ही पता चलता है कि पेशेंट को इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ है और उसके बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड होता है। ज़्यादातर माइल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपको इको फॉलोअप ही करना होता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज़्यादा है या लंग डिजीज ज़्यादा है तो हर 2-3 साल में इको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हर 1 साल में करना चाहिए। और अगर बिल्कुल मिनिमल है 15-20 के आसपास पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर और कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को तो 3 से 5 साल में एक बार इको भी करें तो चलेगा, उसमें ज़्यादा माथापच्ची या टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं क्या वो हर पेशेंट में माइल्ड से सीवियर होगा? डिपेंड करता है कारण पर, क्या कारण है उस पर डिपेंड करेगा। अगर कारण सीवियर है
जिसकी वजह से पेशेंट को फ्यूचर में प्रोग्रेशन होने का चांस है, तो आपको रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत भी है और जो कारण है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है तो कई बार उसमें पेशेंट को लाइफ टाइम तकलीफ नहीं आती, वो बढ़ता भी नहीं है और उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फॉलोअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कारण है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो बढ़ेगा या नहीं, और बढ़ेगा तो कितनी स्पीड से बढ़ेगा, और उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। मान लीजिए लंग का प्रॉब्लम है तो उसको आपको लंग का प्रॉब्लम को ट्रीट करना पड़ेगा रादर देन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अगर डिस्प्रोपोर्शनेट है, यानी कि जितना बीमारी है उससे बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हो रहा है या उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, क्या इसके लिए कोई डाइट में चेंजेस है। तो यूजली पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स के लिए कोई डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस का ज़रूरत नहीं है, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई एक्सरसाइज वगैरह में प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को चलने फिरने में कोई सांस नहीं फूल रही, कोई हार्ट फेलियर वगैरह के सिम्टम्स नहीं है, या कोई उसको और दूसरी बीमारी है उसकी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है, तो लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट में भी कोई सिग्निफिकेंट तेल घी कम करना या कोलेस्ट्रॉल कम करना, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इस बीमारी में पर्टिकुलरली कोई रोल नहीं है। और लॉन्ग टर्म इस तरह के पेशेंट में अनलेस पेशेंट को सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो या बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में हो, तब तक प्रॉब्लम नहीं आती। जब बीमारी मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे पहुंच जाए उसके बाद ही पेशेंट को तकलीफ आती है, और उसके बाद ही ज़्यादातर पेशेंट्स को उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर माइल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब बीमारी सीवियर ग्रेड में पहुंचे तो ही उसमें ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब बिना किसी कारण के लंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर वो बढ़ा हुआ है, इसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और एक होता है सेकेंडरी, जहाँ लंग की बीमारी की वजह से या लेफ्ट हार्ट की कोई बीमारी की वजह से, बैक प्रेशर की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ गया है, तो उसके केसेस में भी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ज़्यादातर प्राइमरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में तो आप कारण को ट्रीट करें तो अपने आप बीमारी कम हो जाती है, ट्रीटेबल होता है वो कंपैरेटिवली बेटर। तो आज के टॉपिक में हमने माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसा होता है, किनको होता है और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, उस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।